गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इस टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ओप एम्प। तो जैसा कि लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो सर्किट सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं बेसिक सर्किट। तो बेसिक सर्किट में ओप एम्प का सिंबल बना लिया। ये निगेटिव एंड पॉजिटिव दो इनपुट टर्मिनल है, एक इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, दूसरा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, और एक आपका आउटपुट टर्मिनल है। तो जो बाकी का सर्किट है वो एज इट इज़ है कि इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर एक आपका इनपुट रेजिस्टेंस रहेगा और एक आपका फीडबैक रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, ये फीडबैक रेजिस्टेंस इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड रहेगा। आप इसे आर एफ कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड फीडबैक रेजिस्टेंस। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड आर इनपुट, इसे आप इनपुट रेजिस्टेंस कह सकते हैं। यहाँ पर जो भी टर्मिनल है, ये जो नॉन वर्टिंग वाला टर्मिनल है ये कनेक्ट हो जाएगा इनपुट वोल्टेज से, दिस विल बी कनेक्टेड टू वी इन। और ये वाला जो टर्मिनल है जो इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल वाला है ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये आउटपुट आप मेज़र करोगे। तो जो आउटपुट इस केस में आएगा वो आएगा A इंटू वी इनपुट। ओके, और जो A होगा वो कोई नंबर होगा जो कि फंक्शन होगा किसका, रेजिस्टेंसेस का। और वो रेजिस्टेंसेस कौन कौन से हैं, वो रेजिस्टेंसेस हैं आर एफ कॉमा आर इनपुट, इनका ये फंक्शन होगा। मीन्स दिस पर्टिकुलर A विल बी फंक्शन ऑफ आर एफ एंड आर इनपुट। ओके, सो ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक, और ये आपका फीडबैक रेजिस्टेंस हो गया। तो फिर जैसे पिछली बार मैंने कहा था, अगर आप कोई वैल्यू उसको फिक्स कर देते हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पर एक फिक्स हो जाएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आप अचीव कर सकते हैं, या फिर आप इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को वैरी करते हुए एक पर्टिकुलर रेंज का आप एक एम्पलीफायर भी बना सकते हैं कि इस पर एक ऐसा एम्पलीफायर जो कि इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में काम करे। ओके, अब इसके बाद हम लोग इसके सर्किट के एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला जो कंडीशन होता है, वेरी फर्स्ट कंडीशन इज ओप एम्प इज आइडियल। वेरी फर्स्ट कंडीशन इज ओप एम्प इज आइडियल। ठीक है, सबसे पहले आप मानते हैं कि ओप एम्प आइडियल है। तो ओप एम्प के आइडियल होते ही जो लास्ट पारी मैंने आपको बताया था, कुछ कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती हैं। मतलब V माइनस विल बी इक्वल टू V प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल शॉर्ट सर्किट एग्जिस्ट करता है। और वर्चुअल शॉर्ट सर्किट एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि ओपन लूप गेन आपका इनफाइनाइट होता है, और ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होने के नाते यहाँ पर V आउटपुट इज इक्वल्स टू A इंटू वी आई डी होता है, एंड वी आई डी की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाती है। मतलब V आउटपुट इज इक्वल्स टू क्या होता है, A इंटू वी आई डी होता है। ठीक, तो जब A की वैल्यू चूंकि आप इनफाइनाइट मान रहे हो तो V आउटपुट डिवाइडेड बाई A विल बी इक्वल टू वी आई डी। ठीक है ना, वी आई डी मतलब V प्लस, मतलब इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल और इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के बीच का वोल्टेज डिफरेंस। ओके, सो डेफिनेटली अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट को टारगेट करेगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो दिस विल बी जीरो इज इक्वल्स टू V प्लस माइनस V माइनस, and this will result V plus 2B equal to V minus. Okay, this will be equal to V plus 2B equal to V minus. Okay, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो भी इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल का वोल्टेज होता है वो इन्वर्टिंग आउटपुट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के वोल्टेज के इक्वल हो जाता है। ओके, सो दिस विल बी कंडीशन फॉर आइडियल ओप एम्प की वर्चुअल शॉर्ट सर्किट एग्जिस्ट करता है। दूसरा चीज़ कि इन्वर्टिंग इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। इन्वर्टिंग इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने के नाते जो भी आपका वोल्टेज होता है, मींस I माइनस विल बी इक्वल टू I प्लस, I माइनस विल बी इक्वल टू I प्लस विल बी इक्वल टू 0 एम्पियर। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट होने के नाते कोई भी करंट अंदर फ्लो नहीं कर पाती है। तो यही फिर स्टेप वन में हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज़ के एनालिसिस करते हैं। तो स्टेप वन में जब हम लोग इस चीज़ के एनालिसिस करते हैं तो हमें ये मिलता है स्टेप वन में। स्टेप वन में अगर हम लोग एनालिसिस करें, स्टेप वन में यही हम लोग ओप एम्प इज आइडियल लिखते हैं कि ओप एम्प इज आइडियल, ओप एम्प आपका आइडियल है, ओप एम्प इज आइडियल, ओप एम्प आपका आइडियल है। ओप एम्प आइडियल होने के नाते यहाँ पर V माइनस विल बी इक्वल टू V प्लस, V माइनस विल बी इक्वल टू V प्लस। और यहाँ पर V प्लस की वैल्यू आपको पता है क्या है, V प्लस की वैल्यू V इनपुट है।
ठीक है। तो यहाँ पर V प्लस की वैल्यू आपको पता चल गई। दूसरी चीज़ स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में कोई भी करंट इन नहीं करेगी, कोई भी करंट इन नहीं करेगी। इसका मतलब I माइनस की वैल्यू हुई या फिर I प्लस की वैल्यू हुई, दोनों की दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर क्या होंगी, जीरो होंगी। I माइनस विल बी इक्वल टू 0 एम्पियर एंड I प्लस विल बी इक्वल टू 0 एम्पियर। चाहे I माइनस की वैल्यू हुई चाहे I प्लस की वैल्यू हुई, दोनों की दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर जीरो होंगी, ठीक है। और यहाँ पर वोल्टेज क्या है, दिस इज इक्वल टू V इन, ठीक है। और ये कौन सा वोल्टेज है, दिस इज इक्वल्स टू V माइनस, ठीक है। और यहाँ पर ये वोल्टेज अब क्या है, यही वोल्टेज V प्लस है, यहाँ पर जो वोल्टेज है दिस इज V प्लस, ओके। तो स्टेप 3 में अब हम लोग यहाँ पर KCL लगाएंगे। मान लिया यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही है, दिस इज करंट I1 एंड दिस इज करंट I2। हम लोगों ने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर करंट I1 है और ये करंट I2 है, ठीक है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर KCL लगाते हैं, सो दिस विल बी I1 इज इक्वल टू 0 प्लस I2, ठीक है ना। I1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस I2, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज आएगा दिस विल बी इक्वल टू 0 माइनस V इन, 0 माइनस V इन डिवाइडेड बाई R इन, 0 माइनस V इन डिवाइडेड बाई R इन विल बी इक्वल टू I2 की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी V इन माइनस V आउट, V इन माइनस V आउट डिवाइडेड बाई R F, okay, V in minus V out divided by RF, okay. So this will be minus of V in divided by R in is equal to V in divided by RF minus V out divided by RF, ओके। सो V इन और V इन को हमने एक साथ कर लिया, V आउट को एक साथ ले लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा V आउट डिवाइडेड बाई RF इज इक्वल टू V इन इंटू 1 बाई RF प्लस 1 बाई R इन, ओके। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू V आउट डिवाइडेड बाई RF इज इक्वल टू V इन RF प्लस R इन डिवाइडेड बाई RF इंटू R इन, okay. These two will get cancelled, okay. So now this will be V output is equal to V in into 1 plus RF by R input. So this will be value ऑफ A। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो गेन की वैल्यू होती है नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर के केस में, जो क्लोज लूप गेन होता है नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का, वो होता है A इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R इन, ओके। अब अगर मैं, आप सोचिए कि एज्यूम कीजिए अगर मैं RF की वैल्यू को यहाँ पर क्या सेट कर दूँ, अगर मैं कहूँ कि ऐसा है RF इज इक्वल्स टू भी 1 किलो ओम है और R इन इज इक्वल्स टू भी 1 किलो ओम है। अगर मैंने दोनों 1 किलो ओम के रेजिस्टेंसेज ले लिए, तो ये बताइए क्लोज लूप गेन की वैल्यू कितनी आएगी। क्लोज लूप गेन विल बी इक्वल टू 2। तो इस तरीके से यहाँ पर क्लोज लूप गेन की वैल्यू हो जाएगी 2, ओके। सो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो भी गेन आता है वो फंक्शन होता है RF और R इनपुट का, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R इनपुट। और दूसरी चीज़ ये कि वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में जो भी गेन होगा वो पॉजिटिव होने के नाते जो भी इनपुट वोल्टेज होगा और आउटपुट वोल्टेज होगा वो दोनों के दोनों सेम फेज में रहेंगे, ओके। दूसरी चीज़ ये कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे सर्किट। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में जो भी इनपुट वोल्टेज होता है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर लगता है, जबकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में जो भी वोल्टेज था वो इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर लगा था।
तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा टर्मिनल ग्राउंड था जो कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल था, और वहीं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में जो दूसरा टर्मिनल बच रहा है दैट इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, वो ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा। बाकी की सर्किट सेम है, दोनों में ही आर इनपुट लगा हुआ है, आर एफ लगा हुआ है, और आउटपुट वोल्टेज के लिए हम लोग एक टर्मिनल डिफाइन किए हुए हैं और दो इनपुट टर्मिनल्स हैं। ओके, थैंक यू।